आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के रिजर्वेशन पॉलिसीज के करंट सिनेरियो के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया गया है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए पूरे 27% रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई होते हैं। लेकिन अभी भी इस टॉपिक पर कई डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। एक रिसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ने एससी एसटी के सब क्लासिफिकेशन को लेकर डिस्कशन शुरू किया है। इसका मतलब है कि एससी एसटी के अंदर भी स्पेसिफिक कैटेगरीज को अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे ज़्यादा नीडी कम्युनिटीज़ को बेनिफिट मिले। लेकिन इस रूलिंग पर भी काफ़ी डिबेट्स चल रही हैं, क्योंकि इससे सोशल हार्मनी पे इम्पैक्ट हो सकता है। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी एक मेजर कंट्रोवर्सी है। क्रीमी लेयर एक सपोर्टर्स का कहना है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बावजूद कुछ फैमिलीज को रिजर्वेशन बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, जबकि अपोनेंट्स का कहना है कि इससे कम्युनिटीज के बीच डिवीजन और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताना। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण किरदार था और पूना पैक्ट 1932 इसके इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट रहा है। पूना पैक्ट की शुरुआत ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को किए गए कम्युनल अवार्ड के बाद हुई थी, जिसमें डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब दलित शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे उनके लिए अलग निर्वाचन मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर दिया गया और इसका प्रस्ताव दिया गया। तभी डॉक्टर अंबेडकर इस प्रस्ताव को इसलिए समर्थन कर रहे थे क्योंकि ये दलितों के लिए राजनीतिक में आना सुरक्षित करता था, जो उनका महत्वपूर्ण हक था। लेकिन महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि ये हिंदू समाज को बांट कर रख देगा और ब्रिटिश सरकार के इस प्रयास को हिंदू एकता के लिए खतरा माना जा रहा था। गांधी ने अपने विरोध का प्रकट करने के लिए 20 सितंबर 1932 को जेल में अपनी अंतिम अनशन मतलब फास्ट अंटिल डेथ तक का ऐलान कर दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटाया नहीं जाता, वो अपनी अनशन जारी रखेंगे। गांधी के इस कदम के बाद इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने एक समझौता की कोशिश की, जिससे गांधी अपना अनशन समाप्त कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर पहले इस प्रतिभाव से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने गांधी के साथ समझौता करने के लिए सहमति जता दी। अंत में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटाकर ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स के साथ रिजर्व सीट की व्यवस्था की गई। पूना पैक्ट के तहत 148 रिजर्व सीट्स दी गई थी, जो कम्युनल अवार्ड में प्रस्तावित सीट से लगभग दोगुनी थी। लेकिन अंबेडकर ने इस समझौते को सिर्फ एक समझौता माना, क्योंकि वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को दलित हकों के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार मानते थे। ये समझौता एक ऐतिहासिक कदम था, जो आगे चलकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के रूप में भी देखा गया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों के लिए दिए गए, लेकिन दलितों के लिए नहीं। पूना पैक्ट ने न सिर्फ दलित समुदायों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व किया, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत किया। इसके बाद रिजर्वेशन सिस्टम के विकास में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसमें 1950 में भारत का संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू किया गया। आर्टिकल 15(4) ये आर्टिकल एससी और एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन और रिजर्वेशन की व्यवस्था करता है, जो कि उनकी एजुकेशनल और सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इस आर्टिकल का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज्ड हैं, उनको बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसका इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन सेक्टर में खास करके स्कूल्स और कॉलेज में होता है। आर्टिकल 16/4 ये आर्टिकल रिजर्वेशन की व्यवस्था को एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में अप्लाई करता है। ये प्रोविजन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी इंश्योर किया जा सके और अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स को इंक्लूड किया जा सके। आर्टिकल 46 ये आर्टिकल एससी और एसटी की इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए सरकार को स्पेसिफिक मेजर और पॉलिसी अडॉप्ट करने की डायरेक्शन देता है। इसका फोकस ये इंश्योर करना है कि बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बेनिफिट मिले और उनकी सोशल स्टेटस इंप्रूव हो। मंडल कमीशन, जिसको 1989 में बीपी मंडल के अंडर एस्टेब्लिश किया गया, मंडल के मेन ऑब्जेक्टिव था बैकवर्ड क्लासेस का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस का एसेस करना और उनके लिए स्पेसिफिक मेजर्स रिकमेंड करना।
कमीशन के फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ओबीसी के 27% रिजर्वेशन देने का सजेशन दिया गया। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की, जिसमें उन्होंने ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में 27% रिजर्वेशन देने की रिकमेंडेशन की। ये रिकमेंडेशन का एम था कि ओबीसी को हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, जो उनके सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद 1990 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया। इस डिसीजन के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन हुए, जिसमें स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपोजिशन किया। इससे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ट्रबलेंस और अनरेस्ट क्रिएट हुआ, जिससे इंडियन सोसाइटी में डीप डिविजन्स और डिबेट शुरू हुए। मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन के इम्प्लीमेंटेशन ने इंडियन सोसाइटी में बैकवर्ड क्लासेस के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट किया। रिजर्वेशन पॉलिसीज ने लोअर कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के एक्सेस को एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में इम्प्रूव किया, लेकिन साथ ही इसका सोशल डायनेमिक्स और पॉलिटिकल लैंडस्केप पर भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहे। ये मूवमेंट ने इंडियन पॉलिटिकल और सोसाइटी में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को हाईलाइट किया और रिजर्वेशन पॉलिसीज को नेशन डिस्कोर्स में एक प्रोमिनेंट पोजीशन दे दिया। आज के दौर में रिजर्वेशन पॉलिसीज काफी समय से चल रही हैं और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी इन्वॉल्विंग है। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन के एलोकेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर 15% और 7.5% है, जबकि ओबीसी के लिए 27% है। ये फिगर डिफरेंट स्टेट्स में वेरी कर सकती है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे ये रिजर्वेशन स्टेबल है। गवर्नमेंट जॉब्स में एससी कैंडिडेट्स के लिए 15% और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 7.5% रिजर्वेशन दिया गया है। इसका एम है कि इन कम्युनिटीज को इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, जो वेरियस गवर्नमेंट पोजीशन में अप्लाई होता है। ऐसे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईआईएम और यूनिवर्सिटीज में एससी एसटी के लिए 15% और 7.5% रिजर्वेशन होता है एसटी के लिए, जबकि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन होता है। ये इंस्टीट्यूशन अपनी एडमिशन प्रोसेस में इन रिजर्वेशन को ध्यान में रखती है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेज में भी सिमिलर रिजर्वेशन पॉलिसीज अप्लाई होती हैं, जो एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट करती हैं। अब बात करते हैं कि भारत बंद क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग दी है, जो एससी एसटी कम्युनिकेशंस के सब क्लासिफिकेशन का मुद्दा उठता है। इस रूलिंग के तहत एससी एसटी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करके उनको डिफरेंट लेवल पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। ये रूलिंग का ऑब्जेक्टिव है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स उन लोगों तक पहुंचे जो सबसे ज्यादा नीड में हैं, और इसी वजह से भारत बंद यात्रा निकाली गई 2024 21 अगस्त को। दोस्तों, इस रूलिंग से एक तरफ सोशल इक्विटी को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इससे कुछ लोगों का कहना है कि इससे कम्युनिटीज के बीच और डिवीजन हो सकती है। सब क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कुछ स्पेसिफिक एससी एसटी ग्रुप्स को ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा, जबकि कुछ को कम। ये डिबेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके इम्पैक्ट सोशल फैब्रिक और हार्मनी पे भी हो सकते हैं। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का मकसद है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बावजूद कुछ एससी और एसटी और ओबीसी फैमिलीज को रिजर्वेशन बेनिफिट्स से एक्सक्लूड करना। यह आइडिया तब पर्पस किया गया था जब ये देखा गया कि कुछ फैमिली जो इनिशियली बैकवर्ड थी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बाद रिजर्वेशन के बेनिफिट्स का फायदा उठा रही हैं। क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करने के सपोर्टर्स का कहना है कि इससे रिजर्वेशन का पर्पस बचा रहेगा और ज्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप्स को बेनिफिट मिलेगा। इस प्रपोजल को लेकर अपोजिशन भी है, जो कह रही है कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट से डिवीजन और इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। उनका कहना है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बावजूद सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी अब नहीं एग्जिस्टिंग है, और इसीलिए क्रीमी लेयर के एक्सक्लूड करना अनफेयर हो सकता है। राजनीतिक पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच इस इशू पर काफी डिबेट चल रही है। अपोजिशन पार्टीज इसके अगेंस्ट है और कह रही है कि इससे बैकवर्ड कम्युनिकेशन को नुकसान हो सकता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इस पे अपना स्टैंड क्लियर कर रही हैं। कुछ इसके पॉजिटिव चेंज मान रही हैं, जबकि कुछ इसे नेगेटिव इम्पैक्ट का डर है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने पुणे पैक्ट के थ्रू दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ स्टैंड लिया था। गांधी जी ने ये आर्ग्यू किया था कि इस तरह के सेपरेट अरेंजमेंट से डिवीजन और इनइक्वालिटी बढ़ेगी, और एक यूनिफाइड अप्रोच को सपोर्ट किया था। गांधी जी को उस टाइम समझ आ गया था कि इससे हिंदू जो हैं वो
दो भाग में बढ़ जाएंगे और इससे जो उस समय रूल कर रहा है उसको ज्यादा फायदा होगा। तो इसीलिए उन्होंने उस समय सपोर्ट नहीं किया था। बाकी अभी कंक्लूजन्स की बात करें तो रिजर्वेशन का फ्यूचर काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसिटेड है। आने वाले समय में रिजर्वेशन पॉलिसीज और उनके इम्प्लीमेंटेशन काफी डिबेट्स और डिस्कशंस का सब्जेक्ट बनने वाले हैं। इसके कुछ की एक्सपेक्ट्स हैं। पॉलिसी एवोल्यूशंस मतलब नीति का विकास। रिजर्वेशन पॉलिसीज का एवोल्यूशन आज के समय के सोशल और इकोनॉमिक नीड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सब क्लासिफिकेशन के डिसीजन ने एक नए प्रोस्पेक्टिव को इंट्रोड्यूस किया है जिससे रिजर्वेशन की इफेक्टिवनेस और इक्विटी पे फोकस बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि फ्यूचर में पॉलिसीज को ज्यादा टारगेट और नीड्स बेस्ड अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सोशल इम्पैक्ट मतलब सामाजिक प्रभाव क्या है। रिजर्वेशन का इम्पैक्ट सामाजिक फैब्रिक और हार्मनी पे डायरेक्टली होता है। आने वाले समय में रिजर्वेशन पॉलिसीज को लेकर सामाजिक चर्चाएं और डिबेट्स बढ़ेंगी। ये डिस्कशन रिजर्वेशन की इफेक्टिवनेस, इट्स बेनिफिशियरी और पॉलिसी चेंज को इम्पैक्ट कर देंगे। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मतलब राजनीतिक प्रभाव क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स भी रिजर्वेशन पॉलिसीज के फ्यूचर को शेप करेंगे। पॉलिटिकल एजेंडे और वोट बैंक पॉलिटिक्स का रिजर्वेशन पॉलिसीज पे डीप इम्पैक्ट होता है और आने वाले इलेक्शंस और पॉलिटिकल मूवमेंट इसके डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करेंगे। पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक की सोच क्या है। पब्लिक परसेप्शन भी रिजर्वेशन पॉलिसीज का फ्यूचर को डिफाइन करेगा। अगर पब्लिक को लगता है कि पॉलिसीज फेयर हैं और इफेक्टिव हैं तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, लोग इसको अपनाएंगे। अगर कंसर्न्स और डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा तो प्रोटेस्ट और डिमांड्स और पॉलिसी चेंज भी होंगी। दोस्तों मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपको। सामाजिक न्याय की भूमिका, रोल इन सोशल जस्टिस। दोस्तों देश के युवाओं को सामाजिक न्याय और इक्वलिटी के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। उनका रोल सिर्फ अवेयरनेस स्प्रेड करना नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट। युवाओं को रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल जस्टिस इश्यूज और इक्वलिटी डिस्कशंस में अपनी वॉइस उठानी चाहिए। यूथ को विचार विमर्श और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि पॉलिसीज को समझना, उनके इम्पैक्ट्स को एनालाइज करना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना जरूरी है। यूथ का एक्टिव पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस को स्ट्रेंथन करेगा। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज का फ्यूचर कॉम्प्लेक्स है और इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं। समझना है और एड्रेस करना जरूरी है। सामाजिक और पॉलिटिकल डायनामिक्स के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी इवॉल्व होंगी और देश को, युवाओं को इस प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। सोशल जस्टिस और इक्विटी के लिए एक इन्फॉर्म्ड और एंगेज्ड यूथ एक स्ट्रॉन्गर और फेयर सोसाइटी की फाउंडेशन रखना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।